हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एरर एनालिसिस। क्लास 11th का 11वां लेक्चर, क्लास बी 11th 11वां लेक्चर और चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। मौसम भी आज हो रहा है बहुत बढ़िया बाहर, और साथ ही साथ में मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। तो एरर एनालिसिस का पहला पार्ट, इसके कई सारे पार्ट आएंगे। आज हम सबसे पहले तो सीखेंगे एरर एनालिसिस होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। फिर हम सीखेंगे ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू का मतलब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालें, परसेंटेज एरर कैसे निकालें, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में एरर एनालिसिस कैसे करें, उसकी ट्रिक क्या है और उसको निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन से हम सीखेंगे। और सिर्फ ये नहीं सिखाऊंगा, ये बताओ कि डिफरेंशिएशन क्यों पूरी 11वीं में जरूरी है। आज ही सीख लो कि पूरी 11वीं और 12वीं में मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ्स में भी जो कैलकुलस बेस्ड चैप्टर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म्स हमेशा काम आएंगी। और फिजिक्स के अंदर तो किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो उसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म हर जगह काम आएगी। आपकी जो नॉर्मल फॉर्म्स होती है वो गलत हो जाएंगी। ये चीज मैं 9वीं 10वीं में जेई नीट फाउंडेशन वालों को सिखाता हूं कि हमेशा वेक्टर फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म ही काम में आएगी। कभी भी आपके नॉर्मल फॉर्म जेई में ज्यादा काम नहीं आएगी, ठीक है। कभी कभी आ जाएगी तो नॉर्मल फॉर्म भी याद रखना, लेकिन मेन आपको इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल डिफरेंशियल से अब नॉर्मल फॉर्म पे आ सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म से इंटीग्रल और डिफरेंशियल जाना वे टू डिफिकल्ट है, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म ही हमें इक्वेशन की याद रखनी चाहिए। तो एरर एनालिसिस, सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब हम समझेंगे कि एरर एनालिसिस का मतलब होता क्या है। चलो नोट्स निकाल लो। अगर आप लोग चाय, कॉफी, दूध कुछ भी पी रहे हो, मैं ना चाय पीता ना भाई मैं कॉफी पीता, वाह, मैं सिर्फ दूध पीता, बहुत बढ़िया। चाय कॉफी मुझे पीनी पसंद नहीं क्योंकि मुझे कड़वी लगती है। जिसको पसंद है वो पिए भाई, बहुतों को दूध नहीं पसंद होता, बहुतों को चाय कॉफी पसंद होता। तो आप जो पियो, चाय कॉफी, जूस, माचा, कुछ भी पी रहे हो उसको पी लो जल्दी से। कुछ खा रहे हो जल्दी से खा लो, मैगी, पास्ता, चाउमीन, कुछ भी खा रहे हो उसे खाओ जल्दी से, और घर के कोने में जाके बैठ जाओ। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर है, 2x पे देखो। अगर लगता है कि मैं धीमे पढ़ाता हूँ, अगर लगता है मैं तेज पढ़ाता हूँ 0.75x पे देखो, 0.5x पे देखो, और अगर लगता है नॉर्मल स्पीड पे पढ़ाते तो 1x पे देखो। और अपनी नोटबुक तैयार करो, हेडिंग लगा लो जो आज मैंने टॉपिक बताओ पार्ट के साथ डाला है, एनालिसिस पार्ट 1, ताकि अगर कभी आपको कोई टॉपिक भूल जाओ कि मैंने कहां पढ़ा है, कौन से लेक्चर में आपको पढ़ा है, तो आप जाके खोलो प्लेलिस्ट और जाके चेक कर लो। अच्छा, और एक चीज और करना, जितने एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं नोट करते जाना, और थोड़ी सी इसमें थ्योरी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, एरर एनालिसिस, दो शब्दों से बना एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, अच्छा एक बात बताओ, एरर, एरर का क्या मतलब होता है? गलती। टू अर इज ह्यूमन का आता है ना, मतलब गलती करना ही इंसान का काम है, लेकिन गलती करने से ज्यादा उस गलती से सीख के सुधरना इंसान का काम है, ठीक है। तो एरर भी तो ऐसे ही होता है कि एरर एनालिसिस, जैसे मान लो आप लोग कोई गलती करते हो तो अपनी मम्मी से डांट नहीं खाते, खाते हो ना। जैसे मैं चश्मा रख के भूल जाता हूँ, मैं चश्मा रख के सामान भूल जाता हूँ कहीं इधर उधर रख के, तो मैं ढूंढता रहता हूँ, मेरे घर में ट्रेजर हंट चलता रहता है कि मेरा चश्मा कहाँ गया। तो मैं गलती करता हूँ, फिर गलती का परिणाम क्या होता है? मम्मी से डांट खाता हूँ, फिर अपने दिमाग पर जोर डालता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि मैंने चश्मा आखिरी बार कहाँ देखा था। हालांकि ज्यादातर मेरी मम्मी का एनालिसिस ही काम करता है, मेरा एनालिसिस फेल हो जाता है, मम्मी हमेशा 2 कदम आगे, ठीक है। तो एरर एनालिसिस, एक चीज समझो इस वर्ड से कि आप गलती करो लेकिन उसको एनालाइज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एरर एनालिसिस। तो फिजिक्स में अब देखो, रियल में तो अपनी गलती को अनदेखा कर देते हैं, हम क्यों देखनी चाहिए, हम अनदेखा ऐसे कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, छोटी सी तो गलती थी, छोटी छोटी सी गलती छोटे छोटे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलती, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी गलती, छोटे छोटे लोग छोटी छोटी गलती, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलती। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एरर एनालिसिस में तो हम लोग क्या बात करते हैं? अब बताओ, हम कोई गलती करते हैं, हम उसे एनालाइज करें ना करें, लेकिन फिजिक्स जरूर करती है। तो फिजिक्स के अंदर जब हम किसी गलती को एनालाइज करते हैं तो वो क्या होगी? एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस किस में होगी? मेजरमेंट में ही तो होगी। कोई चीज आपने गलत नाप ली, या हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग आ रही है कोई चीज की वैल्यू की, मान लो आपने वर्नियर कैलिपर से लिया और स्क्रू गॉज से लिया, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो गया, क्यों होगा? आपके मेजरमेंट में हो सकता है माइन्यूट सी गलती हो, या आप उतना एक्यूरेट ना जा पाए हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा हो, वो उसकी मार्किंग में कुछ गड़बड़ हो, ह्यूमन एरर हो, प्रोडक्शन एरर हो, डिफेक्ट हो गया हो, या टाइम बाय टाइम फ्रिक्शन की वजह से उसके पार्ट्स ज्यादा मूव करने लग गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिजिक्स में भी मेजरमेंट में गलती होती है, उसी गलती की कैलकुलेशन और पढ़ाई को क्या कहा जाता है? एरर एनालिसिस। अच्छा, तो आप एक चीज नोट करो, नो मैटर हाउ हार्ड someone tries
आप कितनी भी कोशिश कर लो, दे इवेंचुअली would fail to get 100% accurate measurement of a physical quantity in physics. आप फिजिक्स में कितनी कोशिश कर लो, आप हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। कि मान लो आपने एक स्केल लिया, आपने किसी कंपनी का स्केल लिया, आपने उससे एक चीज नापी, अब मान लो मिलीमीटर में आपको यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा दिखा, आपने अप्रोक्सीमेशन कह दिया 1.2 सेंटीमीटर होगा, आपने दूसरे स्केल से नापा, उसे मान लो कुछ गड़बड़ हुई तो 1.3 सेंटीमीटर या 1.2 और 1.3 के एग्जैक्ट बीच में आने लग गया, 1.25 अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होने लग गया, तो क्या है, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन हम क्या उस एरर को एनालाइज नहीं कर सकते, उस एरर की पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, कर तो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखो, उसी एरर को स्टडी करना, एनालाइज करना, द स्टडी एंड कैलकुलेशन ऑफ सच एरर is called error analysis। एक आप बात देखो कि इसी तरीके की कैलकुलेशन और पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, एरर एनालिसिस कहते हैं। कि यही पढ़ाई क्या है, एरर एनालिसिस है। हाँ, तो आप मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, आप 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ला सकते। कभी कोई इशू आ जाए, कभी कोई एक्यूरेसी कभी भी 100 नहीं हो सकती, 100 की तरफ टेंड कर सकती है कि हाँ काफी एक्यूरेट होगा, 99.9% एक्यूरेट होगा, लेकिन 100 कभी नहीं होगा आप लोग। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी तो लगेंगे, शब्द लगेंगे। जैसे आपने लाइट को समझा था 10th में, तो आपको टर्मिनोलॉजी भी तो समझनी पड़ी थी। जैसे मिरर की, कॉन्केव कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ समझी, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा, फोकल पॉइंट समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा, पोल समझा, एक्सिस समझे, मल्टीपल टर्म्स का मतलब समझा। तो ऐसी इसकी भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, और वही टर्मिनोलॉजी मैंने आगे लिखी थी जो आज आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरर एनालिसिस सीखो। सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरर एनालिसिस। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरर एनालिसिस। अच्छा, चलो, अब आप मान लो कि आप बार बार किसी चीज का मेजरमेंट लेते हो। मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, आपने इसका मान लो मेजरमेंट लिया, इसके वेट का हर बार अलग अलग आया, आपने इसकी लेंथ का लिया हर बार अलग लगाया, तो हमने मान लो लेंथ का पकड़ते हैं यहाँ पे x। तो मान लो आपने कुछ मेजरमेंट लिए x1, एक मेजरमेंट आया x2, एक मेजरमेंट आया x3, एक मेजरमेंट आया x4, और ऐसे बढ़ते 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 ये मेजरमेंट गए x ऑफ n तक। क्या आपने n नंबर ऑफ टाइम, अब n कुछ हो सकता है, आपने मान लो 5 वाली तो n आपका 5 के बराबर हो गया, 5 मेजरमेंट आपने 10 ली तो n 10 के बराबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेजरमेंट ली x10 तक। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब कि आपने कई सारे मेजरमेंट लिए। हाँ, तो आप एक्यूरेट तो हर मेजरमेंट हो नहीं सकता, तो क्या हम इनका मीन या एवरेज लेके अपनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते? इनका एवरेज लेके इनकी कैलकुलेशन का हमने सबको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर लिया। हाँ, ये आप कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझो, मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरर एनालिसिस समझाता हूं। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ एरर एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात समझो, एक नोट डालो, द मोर द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, चलो मेजरमेंट्स नीचे लिखते हैं, द मोर द नंबर ऑफ measurements you take, the closer to the real value you get। अब देखो ये चीज क्या बोली मैंने, ये चीज नोट में डालो कि आप जितने ज्यादा मेजरमेंट्स लोगे
उतना ही ज्यादा आप प्रिसीजन के करीब पहुंचते जाओगे। प्रिसीजन के करीब, वर्ड क्या बोला, प्रिसीजन के करीब, प्रिसीजन पे नहीं, प्रिसीजन के करीब। जब ज्यादा मेजरमेंट लेते जाओगे, प्रिसाइज होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, तो आप उन सबका जब एवरेज लोगे इन दी एंड, तो वो एवरेज कहीं ना कहीं प्रिसाइज के आसपास तो होगा। हाँ वो तो होगा। तो द मोर द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स यू टेक, द क्लोजर टू द रियल वैल्यू यू गेट। लेकिन 100% कभी नहीं हो सकता। क्लोजर ये नहीं कि सीधा आप जीरो पे पहुंच गए, जीरो के आसपास कहीं पहुंच जाओगे, जीरो पे नहीं आ सकते, जीरो एरर है, कोई एरर नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। हाँ, द मोर द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स यू टेक, द क्लोजर टू द रियल वैल्यू यू गेट। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स का मतलब समझो। अच्छा चलो, सबसे पहला टर्म है आपका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। इसको थोड़ा सा समझो। अब देखो, ट्रू वैल्यू क्या सच्ची वैल्यू कोई भी बता सकता है। जब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं एरर आ ही जाएगा, तो क्या सच्ची वैल्यू कोई नहीं बता सकता। देखो, ट्रू वैल्यू x हम प्रिसीजन के करीब हो सकता है, लेकिन 100% प्रिसाइज कभी भी नहीं हो सकता। मीन वैल्यू x है, ये क्या होगी आप बताओ। मीन वैल्यू ट्रू तो हो नहीं सकती। आप ये तो नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, बताओ इतनी ऑब्जर्वेशन में से कौन सी सही है। ये x मान लो सही है, आपको कैसे पता ये x की वैल्यू क्या है, नहीं। लेकिन हम मीन निकाल सकते हैं, इनका एवरेज निकाल सकते हैं, जो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं करीब पे करीब करीब पे करीब पहुंचता जाएगा प्रिसाइज वैल्यू, लेकिन 100% प्रिसाइज कभी भी नहीं होगा। तो क्या हम बोलेंगे इसको, एवरेज ही तो बोलेंगे, एवरेज या मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, एवरेज या मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। अच्छा, तो xm या x को आप कैसे लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का डॉट 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 xn तक जोड़ दो, बाय में n। कोई प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, इसी के एवरेज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। इसका बहुत काम है, लेकिन इसी को मैं सिग्मा नोटेशन में लिख देता हूं। कहीं किसी किताब में लिखो, मैंने सोचो परेशान हो, सिग्मा नोटेशन। ठीक है, एक्स आई इज 1 to n by n। इसका मतलब समझो सिग्मा नोटेशन का क्या होता है। देखो, मान लो मैं अभी 1 से यहां तक लिख देता हूं कि मान लो मैंने 4 ऑब्जर्वेशन ली, तो 1 से 4 तक। अब आई की वैल्यू को यहां प्लेस करो। आपने 4 ऑब्जर्वेशन ली, अच्छा माना हमने, आई की वैल्यू 1 हुई। हाँ, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2 आया, मान लो x2, हाँ आया, प्लस x3 आया, प्लस x4, हाँ हो गया। और नीचे n की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे n दिया गया, तो अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करें, तो इनका एवरेज नहीं लिखा, इसको क्या लिखा, सिग्मा का क्या मतलब होता है, जोड़ना है एक एक टर्म को, एक एक टर्म को जोड़ना है, जो यहाँ पे हमने कर दिया। तो आई 1 से कहां तक जाएगा, अब n तक, पहली ऑब्जर्वेशन से n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक, और जो n ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जाएगा, जो लास्ट टर्म होगा ऑब्जर्वेशन का, वो nth टर्म ही तो होगा जिसको जोड़ोगे। तो उसी nth टर्म के n मतलब पता है कितने टर्म्स है इससे, तो उसी से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब एक सवाल साथ साथ में लगाते जाएंगे और उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करते जाएंगे। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू का सवाल अनग्रुप डेटा के लिए लेते हैं। ग्रुप डेटा वाला डेटा आपको मैं कराऊंगा लेक्चर नंबर 3 में। ग्रुप डेटा के लिए एरर निकालना, ये निकालना, वो निकालना, मीन निकालना, तो आपको 10th में आता है, एक बार वो भी रिवाइज करा देंगे ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पे फिलहाल अनग्रुप डेटा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। यहाँ पे मैं टर्म भी साथ साथ में अब लेता जाऊंगा आगे वाले। तो आपको डेटा दिया गया है कि एक वेट तोला गया किसी चीज का 1.10 kg, 1.20 kg, एक ही चीज का, मान लो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से तोला गया वजन। ठीक है, इस एक ट्यूब का 1.30 kg, 1.40 kg, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब आपको निकालना है इसका मीन। हाँ, आपको इसका क्या निकालना है, चलो ट्रू वैल्यू निकालनी सीखे इसकी। इसकी आपको निकालनी है ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते, असल वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ट्रू वैल्यू से यहाँ मतलब क्या है, मीन वैल्यू निकाल दो। अब मीन वैल्यू क्या आई आपकी, सिग्मा नोटेशन i इज इक्वल टू 1 2, अब यहाँ कितने टर्म है, 5 टर्म, एक्स आई बाय में 5। अब जोड़ो, पहला टर्म 1.10, हर बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एवरेज निकालना है, बस इतना समझ लो। 1.20 प्लस 1.30, अब 1.40 लिख देते हैं, ये तो सेम ऑब्जर्वेशन है। नहीं, जब ये भी 2 बार रिकॉर्ड की गई है तो आपको ये भी लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, ये भी दो दो बार रिकॉर्ड हुई है, तो दोनों बार ही लिखनी पड़ेगी। जितनी ऑब्जर्वेशन जितनी बार दी होंगी लिखनी पड़ेगी आपको। ये ग्रुप नहीं कर सकते हम ग्रुप डेटा में। अरे भाई ग्रुप डेटा में करके करोगे क्या, इसको 2 टाइम्स ऑफ 1.30 लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब इसको जोड़ो, 0 0 0 पीछे आया 0, 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 4 13, एक कैरी आ गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6.30 बाय 5। अब वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 1.26 आ जाएगी। अच्छा, तो इसकी जो x या xm की वैल्यू आई वो क्या आएगी, इसी से हम आगे सब कुछ सीखते जाएंगे। 1.26 किलोग्राम। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। हमने इसकी मीन वैल्यू निकाल ली, हाँ निकाल ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और एक चीज याद रखना, मीन वैल्यू में कहीं नोट डाल के लिख लो ताकि मैं उसको मिटा दूं इसके साथ साथ ही, कि जैसे आपने सिग्मा नोटेशन ली, जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी, जैसे आपने सिग्मा नोटेशन लिया, एक्चुअल में तो इस तरीके से बनाते, काफी टेढ़ा हाथ पड़ रहा है मेरा इसलिए दिखा दे पा रहा है, छोड़ो यार ऐसे ही होता है, ठीक है, समझ जाएंगे। I is equal to 1 to n is equal to x। जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना आप क्लोजर टू एक्यूरेट वैल्यू होते जाओगे। जितनी ज्यादा n की वैल्यू उतना ज्यादा क्लोज होते जाओगे एक्यूरेट वैल्यू के। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। जितनी n की वैल्यू उतना ज्यादा आप क्लोज एक्यूरेट वैल्यू के होते जाओगे। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं डरते, हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलो ठीक है, ट्रू वैल्यू का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट एरर का। एब्सोल्यूट एरर ये हर एक टर्म का अपना अपना होता है कि अच्छा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। जैसे मान लो डेल्टा x1, अच्छा आपके टर्म्स है मान लो x1 x2 x3 x4 और डॉट 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 गए xn तक। अच्छा, और आपकी ये वैल्यू आई x, जो आपकी क्या है, या xm ले लो, x आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, तो ट्रू वैल्यू से आप क्या करोगे, ये ट्रू वैल्यू से कितना कम है, तो x माइनस x, ऐसी डेल्टा x2 x माइनस x2, ऐसी डेल्टा x3 x माइनस x3, डेल्टा x4 x माइनस x4 और डॉट 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 डेल्टा x ऑफ n nth टर्म माइनस x। कोई प्रॉब्लम, सॉरी x माइनस, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल टर्म्स के लिए निकाला जाता है, ये इंडिविजुअल टर्म्स के लिए निकाला जाता है। अब निकालो इन सबके डेल्टा xn। अच्छा, जो हमारा पहला टर्म है डेल्टा x1, अब इसके लिए निकाल दो। ये क्या है 1.10 है, तो ये मीन वैल्यू क्या हमारी 1.26 माइनस 1.10 1.6। ऐसी डेल्टा x2 निकालो, देखो क्या 1.26 माइनस 1.20, माइनस करना है ना 0.16 सॉरी, और ये क्या आ जाएगा 0.06। ऐसी डेल्टा x3 निकालो 1.26 माइनस, अब देखो 1.30, तो क्या ये तो नेगेटिव आ गया। अरे तो इसका क्या मतलब है कि ये मीन वैल्यू से कुछ ज्यादा निकल गया। अच्छा, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लो कोई रीडिंग दी हो आपको, कोई रीडिंग दे दी आपको उठा के, ठीक है, तो उसमें जीरो भी हो सकता है। मान लो तीन चीजों का वजन दिया, एक बॉल का 3 किलो, एक का 4 किलो, एक का 5 किलो, उसी सेम बॉल का अलग अलग मेजरमेंट से ऐसा आया। एक ने मान लो 3 मिलीग्राम दिया, एक ने 4 मिलीग्राम दिया, एक ने 5 मिलीग्राम दिया। अच्छा, अब इनका एवरेज निकालो, क्या आएगी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू आएगी इनकी 5 + 4 9, 9 3 12, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 आ गई। अच्छा, तो इसमें एरर कितना आया, 4 - 3 + 1 का एरर। इसमें कितने का, 4 - 4 0 का एरर। इसमें 4 - 5 - 1 का एरर। तो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कि अगर मान लो मीन वैल्यू जो है, जैसे मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुए कोई, तो कि एपी बन रही हुई कोई, तो किसी ना किसी टर्म से मान लो उनका एवरेज निकले किसी टर्म का, और एपी भी ऐसी ऑड नंबर ऑफ टर्म जैसे यहाँ पे था, या कुछ और बन रहा हो, एपी ना बन रही हो, कुछ और बन रहा हो भाई, कुछ और बन रहा हो उनका एवरेज, कुछ भी बन रहा हो उनका एवरेज। आप मुझे एक बात बताओ, उनका एवरेज कुछ भी बन रहा हो, लेकिन क्या अगर कोई मीन वैल्यू और कोई वैल्यू चार्ट की डेटा की मैच कर जाए, तो उनका मीन वैल्यू माइनस जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो तो जीरो ही आ जाएगी ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। अच्छा, ऐसी डेल्टा x4 निकालो, क्या है 1.26 माइनस 1.30 माइनस 0.04।
ऐसे ही आप लोग डेल्टा x5 निकालो, 1.26 माइनस 1.40 माइनस 1.40 माइनस 0.14 है ना, माइनस 0.14। इस तरीके से तो हमने सारे वैल्यूज निकाल दी, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5। हाँ, ये सारे वैल्यूज तो आपके आ गए। तो कुछ इसमें नेगेटिव थे, कुछ इसमें पॉजिटिव थे, और ऊपर मैंने एग्जांपल दी इसमें एक जीरो भी था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इंडिविजुअल टर्म्स के लिए होती है, इस तरीके से निकाली जाती है, और एब्सोल्यूट एरर सॉरी और कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे नहीं निकाला आपने, इसको आप अपनी ट्रू वैल्यू लेते हो जो आपका मीन है या एवरेज है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है कि एवरेजन एरर कितना हुआ, आपको ये बताना है एवरेजन एरर कितना हुआ। एवरेज एरर भी तो कुछ होगा, जब एवरेज से वैल्यू निकाले तो एवरेजन एरर कितना है, एवरेजन गलती कितनी है। हाँ, ये तो हो सकता है। तो तीसरा टर्म लिया आपने मीन एब्सोल्यूट एरर का, तो आप बोलोगे बस इसमें हम सीधे सीधे सारे एरर्स को जोड़ देंगे और उनका मीन कर देंगे, ठीक है, इनका एवरेज निकाल देंगे। मतलब हम सीधा क्या करेंगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, मान लो 4 ऑब्जर्वेशन है, प्लस डेल्टा x4 और सबका एवरेज कर देंगे इस तरीके से 4 का, है ना, यही सोच रहे हो, ज्यादातर जगह चल जाएगा। आप बोलोगे कि माइनस प्लस ए करके निकालेंगे, गलत आएगा। ये क्यों गलत आएगा, मान लो एक ऑब्जर्वेशन है 0.6, एक है 0.4, एक है प्लस 0.6, एरर एक ऑब्जर्वेशन में जो है, एक में प्लस का 0.4। अब इनको जरा जोड़ो, आप बोलोगे कोई क्वांटिटी में एवरेज गलती नहीं है, बिल्कुल सही, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, क्वांटिटी में क्या है, सब कुछ सॉर्टेड दिख रहा है आपको। अरे जब इसमें गलती है तो एवरेज में भी तो गलती होगी भाई, ऐसे थोड़ी काट के रख दोगे। और इसमें भी देखो, किसी में कुछ गलती, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, अगर आप इनको सबको ऐसे जोड़ दोगे इनके साइंस के साथ एब्सोल्यूट एरर के, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें इनकी जो वैल्यूज हैं उनका मॉड्यूलस लेना हो कि इतनी इतनी गलती, हमें गलती का मैग्नीट्यूड पता करना है, गलती कितनी मैग्नीट्यूड में हुई, इतनी प्लस माइनस में एवरेजन गलती हो सकती है, प्लस या माइनस में। हमें ये नहीं बताना कि एक साइन में हम गलती निकाल के देंगे, नहीं, प्लस माइनस में एवरेजन इतनी गलती है। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। हाँ, पकड़ो इस चीज को, द एवरेज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर, कि हर एक एब्सोल्यूट एरर का आपको मॉड्यूलस लेना होगा, हर एक एब्सोल्यूट एरर का मॉड्यूलस। इससे क्या होगा, मॉड्यूलस माने पॉजिटिव सेंस में, बाय में। अच्छा, ये आपका हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये डेल्टा का क्या मतलब होता है, डेल्टा, इसको हम कहते हैं डेल्टा, और इसका क्या मतलब होता है, चेंज। तो इसको हम यहाँ पे एरर के लिए डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको आप ये एक्चुअल में पकड़ो कि रियल वैल्यू जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से आप अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू घटाओ, मतलब कितना चेंज आएंगे, कितना फासला है, उसको डिनोट करने के लिए डेल्टा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द एवरेज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ईच एब्सोल्यूट एरर इज नेम्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसका फॉर्मूला ये रहा, जिसका फॉर्मूला ये रहा। इसको नोट डाउन करो, सिग्मा नोटेशन में लिखना है इसको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हो। सिग्मा आई से I1 से n तक, मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एक्स आई, एक एक टर्म ऐसा होगा, y में n होगा। बस ये ब्रैकेट याद से लगा देना कि पर टर्म एक टर्म ऐसा हुआ मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा एक्स आई, प्लस दूसरा टर्म मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा x3। इस तरीके से आप इसको सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हो कि अगर सिग्मा नोटेशन में कभी कोई पूछे तो सिग्मा नोटेशन में बता देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिग्मा नोटेशन में भी आप इसे बता सकते हो कि डेल्टा एक्स आई इस तरीके से लिखेंगे, यहां से हम वैल्यू डालते जाएंगे, एक टर्म, ठीक है। और ये मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस हमारा कि ये मैंने एक बात बताया था कि मॉड्यूलस क्या होता है कि मशीन में कोई भी वैल्यू डालो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो, पॉजिटिव निकल के, ठीक है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, अब इसका निकाल के दिखाओ, चलो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के दिखाओ मुझे, चलो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, चलो ठीक है, करेंगे सॉल्व, सारी एरर्स का पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब 0.16 प्लस
0.06 सबका नेगेटिव साइन हटा दो, ये -0.04 था प्लस 0.04, ये भी 0.04 प्लस का 0.14 प्लस का बाय में 5, इस वैल्यू को पकड़ो 0.10, 0.26, ये क्या आया 0.40, 0.44 और 0.44 बाय में 5 की हम ऐसे निकाल सकते हैं ना वैल्यू, इंटू 2 इंटू 2 0.88 बाय में 10, तो मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.08। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, यहां लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका यहां लिख दो डेटा का, हाँ डेल्टा एक्स तीसरा टर्म हमने निकाला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.088, ये एवरेजन एरर है, ये एवरेजन गलती है, ये नहीं कह रहा है प्लस माइनस में गलती, एवरेजन इतनी गलती है भैया इसमें, ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन करो, में एवरेजन इतनी गलती है भैया कि डेल्टा एक्स 0.088 आ गया। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लिखोगे तो उसकी गलती के साथ लिखोगे, गलती प्लस में भी हो सकती है कि इससे कुछ ज्यादा हो या इससे कुछ घटा हुआ हो, तो प्लस माइनस दोनों में गलती लिख सकते हैं ना, हाँ, कि ज्यादा भी हो सकती है, जैसे ज्यादा यहाँ पे, तो फिजिकल क्वांटिटी के एवरेज में भी हो सकता है कहीं ना कहीं ज्यादा हो और कहीं ना कहीं घटी हुई हो, हाँ ये चीज तो एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखो तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स की ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है इससे। अच्छा, अब एक टर्म लिखो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं है बट बहुत काम की चीज है ये, डेल्टा एक्स की मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एक्स की एवरेजन कितनी गलती हुई पर यूनिट वैल्यू। अच्छा, ऐसी परसेंटेज एरर पकड़ो, परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर जो आपने लिया गलती है x इंटू 100%, बस ये दो टर्म आपके सबसे ज्यादा काम में आएंगे और ये फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन, इसमें लिखो, कैसे लिखोगे इसको, 1.26 आपका x आया, हाँ प्लस माइनस 0.088, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। एक बार गिन ले, 22 22 4 26 26 4 30 और 44.44 बटे में 5.88 बाय 10 0.088, ये आ गया 0.088 बाय में 1.26 और ये क्या आ गया 0.088 बाय में 1.26 इंटू में 100%, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। चौथा पांचवा छठा टर्म क्लियर हो गया, हाँ इसी से ही आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेना, मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूं। अब मैं आपको मेन बात पे लेके चलता हूं, जो क्या है, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, उसका पता है क्या नाम है, उसका नाम है एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करें, कि दो क्वांटिटीज आप पकड़ो, चलो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, ठीक है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंटेनिंग एन एरर, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंटेनिंग एन एरर, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, बस मैं ये कह रहा हूं इस लेक्चर से पहले डिफरेंशिएशन सीख के आना, इस लेक्चर से पहले डिफरेंशिएशन सीख के आना, ठीक है, एडिशन, तो इतनी महारत हासिल हो जाएगी, कई सारे मिथ्स टूट जाएंगे, जो आप जुगाड़ उगाड़ से क्वेश्चन करते रहते हो वो भी गलत साबित करूंगा मैं यहाँ पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जुगाड़ से भी काम हो जाता है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जगहों पे जुगाड़ वैलिड नहीं होता, वो कहां नहीं होता वो आपको डिफरेंशिएशन से ही समझ में आएगा। कंटेनिंग एरर, मैं सीधा रटवा दूं 4 केस, जेई कुछ अलग दे दे, क्यूब वाला केस बना के तो नहीं निकाल पाओगे ना एरर ऐसे, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंटेनिंग एन एरर। अच्छा, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है x जो बनी है y प्लस जेड, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है x जो बनी है y प्लस जेड से, अब y में कुछ एरर है डेल्टा y, हाँ y में कुछ एरर है डेल्टा y और ऐसे ही z में कुछ एरर है डेल्टा z, तो x में क्या कुछ एरर नहीं हुआ, हाँ। आप एक बात बताओ, अगर कोई मशीन खराब होती है तो उससे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है वो भी तो खराब होगा, मान लो एक मशीन है वो नोटबुक प्रिंट करती है, अब वो मशीन में कुछ खराबी आ गई तो कहीं पे मान लो कि नोटबुक पे बहुत बड़ा पैच आ जाएगा, कि व्हाइट पेपर उस पे लाइन से कहीं पे बहुत बड़ा पैच आ गया, कहीं पे मान लो आपने पेज पलटा देखा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, क्योंकि मशीन में जब डिफेक्ट था तो उसके जरिए जो चीज बनी, क्या उसमें डिफेक्ट नहीं होगा जब एक्स वाई प्लस जेड के थ्रू बना, जिनमें खुद में गलती है, तो क्या एक्स में कोई एरर नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि कोई रेयर केस में जीरो एरर आ जाए लेकिन हर बार नहीं ऐसा होगा,
तो मतलब x में भी कुछ गलती होगी। अभी डेल्टा x की वैल्यू अगर हमें डेल्टा y पता हो डेल्टा z तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी को तो आप कैसे लिखोगे, जो ये तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x से लिखोगे। हाँ, और डेल्टा x आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए डेल्टा y प्लस डेल्टा z होता है। कैसे होता है ये चीज मैं आपको अभी समझाता हूं। आज इसका डेरिवेशन नोट डाउन करो। सबसे पहले तो डेरिवेशन से एकदम फील दिला दूंगा मैं आपको कोई जुगाड़ वुगाड़ से नहीं बताऊंगा, प्रॉपर कैलकुलस से बताऊंगा। कैलकुलस से ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले का आप डेरिवेशन कर सकते हो। कैलकुलस के अलावा कोई और तरीका नहीं जिससे आप ढंग से डेरिवेट कर सको, जिससे आप ढंग से अप्रोक्सीमेशन केस सॉल्व कर सको, जिससे आप ढंग से अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के केस सॉल्व कर सको। ये तो जनरल केस है कि जनरल में ऐसा कुछ मिल गया तो लगा दो, सीधा फॉर्मूला लगाओ और खत्म करो। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिल गया जब पावर में कोई गड़बड़ है, पावर और कुछ एडिशन वाला टर्म आ गया, तो वहां भी तो डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो इसका भी डेरिवेशन देख के चलो, ताकि जब उसे आगे लगाता है तो रूल्स को भूलो मत। अच्छा, अब ये देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अच्छा, क्या मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता? हाँ, डिफरेंशिएशन माने छोटी सी गलती। मान लो डेल्टा x एक गलती है तो dx क्या है? बहुत छोटू सी गलती, छोटू सी चीज के लिए हम dx पकड़ते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं पहले कहता हूं 9th 10th में मैं कहता हूं कि बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन 9th and 10th grade preparing for Olympiads knew that the basic meaning of integration and differentiation, even if unfortunately I could not give the Olympiads I wished for because of the suspension of some policies after lockdown, and some of the policies were debated, due to which I failed to give those Olympiads, not because I was not present in the Olympiads but because those Olympiads were not conducted. Okay, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वो ओलंपियाड नहीं दे पाया। लेकिन अगर आपने ओलंपियाड की तैयारी करी, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 9th 10th में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11th स्टार्ट हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जाओ यूट्यूब पे जाके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कई अच्छे सारे लेक्चर्स अलग अलग टीचर्स के पढ़े हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो फिजिक्स की है उनसे आप सीखो। बेसिक वेक्टर सीखो। बेसिक वेक्टर में मतलब होते हैं आपके 14-15 टॉपिक्स होते हैं, वो अच्छे से सीखो, टाइम लेके सीखो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन जरूर सीखो। 9th 10th में सीखा तो सीधा स्किप करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और सीधा यहाँ पढ़ो। मैं 9th 10th वालों को पढ़ाऊंगा कुछ टाइम में, जब मैं 9th 10th वालों को मोशन इन 1D पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और वो 11वीं तक कम है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो देखो dx बाई dx लिखोगे। हाँ, अब देखो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस जेड बाय dx। हाँ, dx से dx नहीं कट सकता? हाँ, कट सकता है। तो 1। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? बाय पार्ट्स होता है। प्लस में है तो dy बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dz बाय dx, खत्म। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू dy बाय dz प्लस dx? हाँ, तो क्या dx dy प्लस dz नहीं आ गया? हाँ, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम डेरिवेशन किसके केस का करेंगे? एडिशन। फिर एक एडिशन का सवाल लगवाऊंगा, फिर थोड़े से 3-4 डिजिट्स में सवाल लगाऊंगा, 3-4 नंबर्स दे रखे होंगे उसमें सवाल लगाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन का डेरिवेशन करूंगा, फिर 2 सवाल कराऊंगा, एक फोर्स पे बेस्ड, एक इस पे बेस्ड। dx इज इक्वल टू dy प्लस dz। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई। जब छोटू छोटू एरर dx तो बड़ू बड़ू एरर डेल्टा x, जो छोटू छोटू एरर dy तो बड़ू बड़ू एरर डेल्टा y, जब छोटू छोटू एरर dz तो बड़ू बड़ू एरर डेल्टा z। तो क्या ये एरर का फॉर्मूला नहीं निकल गया? हाँ, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी हमेशा? x आप कैसे निकालोगे? y और z को जोड़ के। हाँ, तो इससे आप x प्लस माइनस डेल्टा x नहीं कर सकते। हाँ, तो एरर तो निकल गया आपका। लेकिन एक डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम आएगा। ये जो मैंने आपको तरीका सिखाया ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हर जगह लगेगा, ऑलवेज वैलिड। अब ये नहीं वहां x क्वांटिटी हो, f हो, v हो, कुछ भी हो, ऑलवेज वैलिड। ये क्या? ये एक सिचुएशन में वैलिड है। समझ में आ गया? इस पे एक सवाल लगाते हैं, आ जाओ। अब इस पे एक छोटा सा सवाल आप लोग मेरी तरफ से लो। क्वेश्चन नंबर, मान लो ये 2 है हमारा। यहां पे मैं आपको y दे देता हूं और z की वैल्यू दे देता हूं 6 प्लस माइनस 0.6 और z ले लो 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, और x का फॉर्मूला है y प्लस जेड। तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है जो x प्लस माइनस डेल्टा x में लिखी गई होगी। चलो सॉल्व करो इसे। एक बार आप लोग सॉल्व करके देखो, मैं आपको ब्लू मार्कर से पढ़ाता हूं। अब चलो थोड़ी देर के लिए। y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस डेल्टा x और z इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5। अब देखो 6 प्लस माइनस 0.6 का मतलब क्या होता है कि y क्या है? यहाँ पे जो y है वो आपको मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी y है। हाँ,
और किस तरीके से दी गई है, y की एक वैल्यू प्लस डेल्टा y की एक वैल्यू प्लस माइनस में, हाँ ये भी इसी तरीके से दी गई है। तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा y 0.6 का क्या मतलब है कि जो एरर है ना वो कहीं ना कहीं या तो जीरो भी हो सकता है, हाँ, या वो 0.6 तक एटमैक्स जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि डेल्टा y की वैल्यू हो सकता है इसके बीच की कोई वैल्यू 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3, तो वैल्यू ऐसी भी हो सकती है। 6.3 भी तो इसी का पार्ट बनेगा, हाँ, क्योंकि मान लो प्लस में वो 6.3 मान लो घटा दो तो 6.3 और 5.7, तो मतलब इनके बीच की कोई भी वैल्यू जो इस रेंज में लाई करती है डेल्टा वाई की वैल्यू हो सकती है। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी वाई लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वाई और फिजिकल क्वांटिटी जेड, और ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ऐसे समझो इसको, और ये वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब एक्स वाई प्लस जेड है तो फिजिकल क्वांटिटी एक्स क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी y प्लस फिजिकल क्वांटिटी z। उसके लिए हमें एरर भी जानना पड़ेगा। ऐसे आप पकड़ो इसको, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, ऐसे अब y की वैल्यू क्या है, y की तो 6 है ना, तो दोनों तरफ y जोड़ दो, दोनों तरफ y जोड़ दो। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू है y। हमारी वीडियो वहां पे कट हो गई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। वीडियो में बीच में एक बजर बज रहा था क्योंकि एक गवर्नमेंट अलर्ट आया था, तो उसके लिए भाई मुझे माफ कर दो अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के। दूसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि पहली बारी में फील नहीं आया था, इस बार अलार्म बज गया तो भाई माफ कर दो प्लीज। मैं जानता हूं मैंने वो नोटिस पढ़ लिया था भाई, माफ कर दो प्लीज। गवर्नमेंट अलार्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। y प्लस डेल्टा वाई, अब देखो y क्या है, माइनस डेल्टा वाई भी तो हो सकता है, हाँ, माइनस में क्या होगी, माइनस की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 0.6, हाँ, तो 5.4। तो ये क्या लीस्ट वैल्यू नहीं, ये प्लस के केस में लीस्ट वैल्यू, लेकिन प्लस माइनस के केस की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी y किसके बराबर होगी, प्लस माइनस डेल्टा वाई के। हाँ, डेल्टा वाई की ये रेंज है मैं मानता हूं, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा वाई की वैल्यू कहां से कहां के बीच लाया करेगी, फिजिकल क्वांटिटी y। फिजिकल क्वांटिटी y सबसे कम 5.4 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू यही माइनस कर सकते हो ना आप उससे, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है इसमें जोड़ के। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी y की तरह क्वालिफाई कर सकती है, हाँ, ये चीज तो रहेगी। बिल्कुल सही बात, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिकल क्वांटिटी y की ये वैल्यू, ऐसी आप फिजिकल क्वांटिटी z के लिए कमेंट करो मुझे कि कैसे आप z डेल्टा z की रेंज निकालोगे, प्लस माइनस डेल्टा z फिजिकल क्वांटिटी z को कैसे निकालोगे इस वैल्यू में, रेंज के टर्म्स में, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं कि दो जगह वीडियो में कट लगा, क्योंकि एक बार बंद हो गया था और दूसरी बार अलार्म बज गया, तो उसके लिए आप लोग प्लीज मुझे भाई माफ कर दो, ठीक है। ऐसी आप लोग फिजिकल क्वांटिटी अब एक्स को देखो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स। अब देखो सबसे पहले अब हम निकालेंगे क्या, डेल्टा एक्स, हाँ, ये इन दोनों का सम है डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, आराम। डेल्टा एक्स क्या आएगा, 0.6 प्लस का 0.5, डेल्टा एक्स क्या हो सकता है 1.1, हाँ। ऐसे ही एक्स की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड है, हाँ, y क्या है 6 प्लस 5, मतलब y क्या है 6 और z क्या है 5, तो 11। फिजिकल क्वांटिटी x क्या आई, 11 प्लस माइनस, ये नहीं है 11 प्लस माइनस 1.1, 11 प्लस माइनस 1.1। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी x की रेंज कहां से कहां तक होगी, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी x की रेंज निकालना चाहूं तो क्या कहां से कहां तक होगी, सबसे ज्यादा क्या हो सकती है कि इसके अंदर एडिशन हो जाएगा, 11 प्लस 1.1 का एडिशन करो 12.1, और सबसे कम क्या होगी, इससे घटा दो, 11 में से 1 घटाओ 10 आया, 10 में से 1 घटाओ 9.9 आ गया, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी x की रेंज है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जोड़ के देख लो, सबसे लीस्ट वैल्यू, इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू जोड़ोगे तो इसकी सबसे लीस्ट बनेगी ना, यहाँ पे 4.5 जोड़ के देख लो दोनों को, 5 4 9 9, 9.9 सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे बड़ी क्या होगी 6.6 और 5.5 जोड़ के देख लो आप लोग, क्या आ जाएगी 6 5 11 11, ये 6 5 11 11 12। तो इस रेंज के बीच में लाया करी ना फिजिकल क्वांटिटी x की वैल्यू, हाँ करी, तो इसी रेंज के बीच में लाए, तो इसको हम इस फॉर्मूले से इसी तरीके से निकाल, और डेरिवेशन इसका ये रहा डिफरेंशिएशन से। अब मान लो मैं आपको दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो 4 फिजिकल क्वांटिटी होंगी, 5 होंगी, तो कैसे निकालोगे, वहां पे बार बार मैं रेंज नहीं लिखूंगा बैठ के, वहां पे तो रेंज वाले तरीके से निकालना बहुत टफ हो जाएगा यार। तो आप लोग सीधा वहां पे प्रोपगेशन ऑफ एरर नहीं लगा सकते, हाँ प्रोपगेशन ऑफ एरर लगा देंगे। प्रोपगेशन ऑफ एरर मतलब एरर को समझना, एरर प्रोपगेट करना मतलब बढ़ता जाता है ना फिजिकल क्वांटिटी में, फैलता जाता है। अच्छा, अब मान लो ये डिफरेंशिएशन होता है z प्लस डब्ल्यू प्लस के, मान लो 4 वैल्यूज हुई और n तक कोई भी अनंत वैल्यू पकड़ो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
यहाँ पे क्या हो जाता है, w प्लस के आ जाता, कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती। ऐसी क्या बनता है फिर, ये होता है dy बाय dx, dz बाय dx, और ये वैल्यू यहाँ से हटाओ, चलो इसी के आगे लिखते हैं dw बाय dx प्लस dk बाय dx। अब dx कॉमन निकल के ऊपर आता तो dx क्या बन जाता, dw प्लस dk। तो इसी तरीके से ये क्या बनता है, डेल्टा w प्लस डेल्टा k। और फिर क्या बनता, x क्या था, x की वैल्यू आप इससे निकाल लेते हैं। हाँ, तो आप कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लो, आप उनको डिफरेंशियल फॉर्म में रखो और ऐसे ले लो। और प्लस माइनस के केस में क्या है, यही होना है कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज उनका डेल्टा 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 करके जोड़ते जाना है। इसके केस में तो बहुत ही आसान है यार, और में फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमें x निकालना है जो y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस के है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी y है वो y प्लस माइनस डेल्टा y है, वो 5 प्लस माइनस 5 है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी z 6 प्लस माइनस 6 है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी m नहीं w है, चलो क्या है आपकी, मान लो 1 प्लस माइनस 0.1 है। फिजिकल क्वांटिटी k है 2 प्लस माइनस 0.2 है। अच्छा, अब देखो आपको क्या पता है, आपको क्या निकालनी है, फिजिकल क्वांटिटी x निकालनी है। अच्छा, तो सबसे पहले x निकाल लो। x क्या आएगा, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस के, 6 5 11 11 1 12 12 प्लस 2 14। देख लो 2 1 3 6 3 9 9 5 14। अब पकड़ो डेल्टा x, जो क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, उड़ता हो तो कमा लूं 1.4। देखते हैं 6 5 11 12 12 2 14 1.4। तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या आ गई, आप सीधे लिखोगे 14 प्लस माइनस 4, खत्म। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। आप सबकी सबसे लीस्ट वैल्यू निकालोगे, उससे आपको रेंज भी मिल जाएगी, और वो रेंज भी इसी की मदद से सेटिस्फाई होगी। सबकी सबसे लीस्ट वैल्यू निकालो, सबकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालो, उनके बीच में फिजिकल क्वांटिटी x की रेंज आ जाएगी। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में निकालना इतना आसान है। तो आप लोग जो भी करो इसको जोड़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन के लिए सिखाते हैं आज, ठीक है। ऐसे अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए सीखेंगे इसको। सब्ट्रैक्शन के लिए सीखने के बाद डेरिवेशन हटा दो, सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैक्सिमम परमिसिबल एरर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग आपको मतलब समझाएंगे। परमिसिबल वर्ड से मेरे में परमिशन गूंजने लगा, मैंने आपको परमिशन बता दिया। तो लेक्चर नंबर 11 मतलब स्टेशन नंबर 11 पे तो आप लोग आ ही चुके हो, तो परेशान किस बात के हो रहे हो। डेरिवेशन भाई, सब्ट्रैक्शन के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए डेरिवेशन। अच्छा, अब मान लो कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हम इसको x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट ना करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग पूरा पूरा लिखना, WRT का मतलब मैं कहीं भी लिखूं विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, dx बाय dx, dy बाय dx माइनस dz बाय dx। अब dx से dx कट गया 1 बाय 1, dx ऊपर चला गया, dx इज इक्वल टू dy माइनस dz। आप लोग बोलोगे इससे क्या निकलेगा, डेल्टा x डेल्टा y माइनस डेल्टा z, है ना, यही बोलोगे। लेकिन ये आपका जवाब नहीं है, इसमें भी एरर आपका क्या होगा, डेल्टा y प्लस डेल्टा z है। हाँ, यही आपका एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एरर क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं हम इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं। और मैक्सिमम परमिसिबल एरर में आपको पता क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती होती है, एवरी साइन मस्ट बी पॉजिटिव। हर साइन पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा गलती मानते हो कि अगर मान लो इसकी गलती नेगेटिव में भी ली, अगर हमने इसकी गलती नेगेटिव में ली और इसकी पॉजिटिव में ली, तो पॉजिटिव तो सही रहेगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम हमेशा मैक्सिमम गलती की, ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती होगी वो लेके चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बनवाए इस पे, आ जाओ। अभी मैं आपका ये वाला कॉन्सेप्ट गलत साबित कर दूंगा, माइनस वाला सही वैल्यू देगा। अच्छा, कैसे देगा, अभी यही सही है। ये मैक्सिमम परमिसिबल, ज्यादा से ज्यादा, डिवीजन के केस में भी ये करेंगे, आएगा माइनस में लेकिन लेंगे प्लस में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गलती हम पकड़ते हैं। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ो कि x है आपका y माइनस जेड। अब फिजिकल क्वांटिटी y जो है आपकी, वो आपकी है 6 प्लस माइनस 0.1। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी z, डायमेंशन सेम है दोनों, 7 प्लस माइनस 2। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी x निकालनी है, जो x प्लस माइनस डेल्टा x होगी। अच्छा, अब आप लोग अपने तरीके से निकालो। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी y कहां से कहां तक लाया करेगा, फिजिकल क्वांटिटी y अपना कहां से कहां तक लाया कर सकता है, आप मुझे खुद बताओ। या तो इसमें प्लस वन हाईएस्ट होगा 6.1, या इसमें से माइनस कर दो 5.9।
या तो ये वैल्यू होगी या ये, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी z लो, क्या हो जाएगा 7.2, और 7.2 में 7 में से 0.2 घटा भी दो तो 6.8, 6.9 इसके बीच में आ रहा है, 6.9 आ रहा है, 6.7 आ रहा है, 7.1 आ रहा है, तो ये वैल्यूज हो सकती हैं। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी x क्या होगी, इन दोनों का सम जोड़ के देख लो। सबसे ज्यादा गलती किसमें है, एट मैक्स फिजिकल क्वांटिटी z क्या होगी, इनका सब्ट्रैक्शन ही तो होगी। अच्छा, तो हमने इसको बढ़ा लिया, तो चलो यार रिवर्ट कर देते हैं, मतलब z माइनस वाले लेते हैं, तो इनकी मैक्सिमम गलतियां भी तो अपने अंदर लेगी। हाँ, ले लेगी। तो चलो पहले हम इस तरीके से निकालते हैं जैसे मैंने निकाला, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, z माइनस वन मैंने मान लो ये ले लिया ताकि आप नेगेटिव में कंफ्यूज ना हो, जबकि नेगेटिव भी हो सकती है x की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 माइनस 6 1, अब प्लस माइनस पकड़ो, अब 0.1 0.2 पॉइंट, तो मतलब वैल्यू कहां से कहां के बीच में ला करेगी, फिजिकल क्वांटिटी x की, फिजिकल क्वांटिटी x की वैल्यू कहां से कहां तक ला करेगी, बताओ मुझे। फिजिकल क्वांटिटी x की जो वैल्यू कहां से कहां तक ला करेगी, 1.3, ज्यादा से ज्यादा 1.3, और कम से कम कहां तक हो सकती है ना, ऐसी होगी ना 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3। और फिजिकल क्वांटिटी x की दूसरी वैल्यू इसमें से माइनस कर दो 0.7। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसकी लीस्ट वैल्यू, मान लो ये अपनी लीस्ट वैल्यू पे हो 5.9 पे और समय अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस वाई, मतलब 0.3 1.3। हाँ, और अब मान लो ये अपनी दोनों मैक्सिमम पे हो, तो कि ये अपना मान लो कुछ हो और ये अपना कुछ हो, ये इधर हो और ये इधर हो। अब बताओ कि ये अपनी मैक्सिमम पे था तो ये अपनी लीस्ट पे था, इसकी लीस्ट मान लो 6.8 है, कि मान लो अगर इनकी भी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका गैप तो 1.1 आ रहा है, मान लो इनका गैप तो 1.1 आ रहा है, 7.2 माइनस 6.1 तो 1.1 भी इस रेंज में ला कर रहा है। और मान लो हम इन दोनों के बीच का गैप लें कि मान लो उस समय 6.8 था और ये 6.1 था, हाँ, तो उस समय वैल्यू क्या गैप आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी x 0.7 से 1.3 के बीच में ला करेगी, इस तरीके से ही वही करिए, मतलब ये सही है। और अगर आप ये लेते डेल्टा y माइनस डेल्टा z, तो मान लो यहाँ पे z ही बड़ा है, हमने आगे z लिया है, तो इधर क्या होता है, इधर हम मान लो पहले ये z लेते हैं, dz माइनस dy हो जाता है ना। अगर हम ऐसे लेते हैं मान लो dz माइनस dy, अगर z माइनस y के टर्म्स में हम पकड़ते हैं इसको, चलो हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होती, हाँ प्रॉब्लम बहुत होती। अब देखो 0.2 माइनस का 0.1 वैल्यू आती, 0.1 का एरर, सिर्फ क्या 0.1 का एरर है, नहीं, एरर 0.3 का, और रेंज भी आप देखो देखी, तो इसका क्या मतलब, हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते, और ये चीज मैंने आपको अपने रेंज वाले कॉन्सेप्ट से भी साबित करके दिखा दी। अब मान लो ये होता, मान लो डब्ल्यू भी होता था, तो क्या प्रॉब्लम आती, हम इसको हटा दो, सबको हटा दो, हम क्या लिखते, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और इसको माइनस डी डब्ल्यू आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर नहीं है, मैक्सिमम में ये भी पॉजिटिव आता है डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे ना एक इक्वेशन आता, यहाँ पे के प्लस में कर देता, तो क्या आता, प्लस डी के बाय डी एक्स। अच्छा, इसका एरर तो पहले ही पॉजिटिव है, लो जी, प्लस का तब भी डेल्टा के, तो माइनस प्लस का अगर मिक्सचर भी बना के जेई आपसे पूछे तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आप इससे ही निकालोगे, इसी फॉर्मूले से। लेकिन एक्स की जो वैल्यू होगी वो आप इससे निकालोगे, आप एक्स की वैल्यू इससे निकालोगे, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल एरर में हर एक वैल्यू को एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड करते जाओगे, लेकिन एक्स की वैल्यू ओरिजिनल निकालोगे। एक्स की यहाँ पे भी देखो हमने कैसे निकाली, 7 माइनस 6, यहाँ पे z माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला जो दिया गया वही लगाओगे, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल एरर प्लस माइनस के केस में ऐड ही होगा, उसमें साइन देखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो डिफरेंशियल फॉर्म हमेशा हमारे काम आएगी, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में भी ये ऐड हो जाएगा, तो एक्चुअल एरर आएगा dx मैक्सिमम dy प्लस dz dw प्लस dk, कि जब कोई लीस्ट पे है दूसरा मैक्सिमम में, तो इनके बीच का गैप इतना बड़ा होगा कि वो एरर तब भी मैक्सिमम दे देगा पॉजिटिव के टर्म्स में, तो यही चीज सही रहेगी। ये फॉर्मूला सही नहीं रहेगा क्योंकि मैक्सिमम एरर नहीं है, मैक्सिमम जितना अलाउड है करना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े अच्छे से सवाल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े अच्छे से सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया सवाल लूंगा यार, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको एमसीक्यू, और एक तो कहूंगा जरूर कैलकुलस से करना, 5 चाहे मत करो। ठीक है, 5वां चाहे मत करो, छठा कर लेना यार कैलकुलस से, किसी ने मना थोड़ी करा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आपने बॉक्स लिया,
जिसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी एफ नेट। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एफ नेट फोर्स। और इसमें मान लो कुछ एरर होगा डेल्टा एफ नेट। हाँ, क्योंकि जो दो फोर्सेस लगेंगी वो इस तरीके से लगेंगी, यहाँ पे कुछ फोर्स लगी, यहाँ पे दो फोर्सेस लगी और यहाँ पे तीसरी फोर्स। ये है मान लो आपकी F1, इसकी वैल्यू है 3 प्लस में 0.3 न्यूटन, 3 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन। F2 की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.4 न्यूटन और F3 की वैल्यू है 1 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। अच्छा, अब आपको मैं ऑप्शंस देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी एफ नेट की रेंज क्या होगी। चलो, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी एफ नेट की वैल्यू आपको जस्टिफाई करनी क्या हो सकती है। ठीक है, मैंने अपने मन में सोच लिया। ठीक है, सोच लिया मैंने, लिखो। पॉज करके जरूर से ट्राई करना। ठीक है, डब्बे का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लो। तो ये डब्बे का नॉर्थ, ये डब्बे का साउथ और ये डब्बे का ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, दो ऑप्शंस चेंज करो, टूवर्ड्स वेस्ट और ये टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी 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 जल्दी, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, मैंने आप लोग ले लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। अब बताओ क्या वैल्यू होगी। अब देखो आपको एफ नेट कैसे मिलेगा, एफ नेट कैसे मिलेगा, इधर की तरफ मोशन दिखेगा ना, क्यों? क्योंकि इधर की तरफ फोर्स क्या है 3.3 न्यूटन एट मैक्स, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है। इधर की तरफ कम से कम फोर्स कितनी हो सकती है, इसमें माइनस 3.6 न्यूटन। हाँ, और ये कितनी होगी 0.9 न्यूटन। इधर कम से कम 4.5 न्यूटन फोर्स और इधर 3.3, तो इधर की तरफ डब्बा मूव करेगा। तो ये तो पता लग गया डब्बा वेस्ट की तरफ मूव करेगा, तो ईस्ट और साउथ वाला ऑप्शन तो काट दो। अब वेस्ट में देखो एफ नेट आप कैसे निकालोगे, F2 प्लस F3, और ये क्या, ये अपोजिट में है इनके माइनस F1, और दिख रहा कम है, छोटी वैल्यू है, तो ये इधर की तरफ ही मूव करेगा डब्बा। तो मैंने वो ऑप्शन में डायरेक्शन चेंज करी थी, 4 प्लस 1 माइनस 3, वैल्यू देखो क्या है 2 न्यूटन। अच्छा, अब 2 और 2, तो इसमें भी अब क्या हम निकालेंगे, डेल्टा एफ नेट, डेल्टा एफ नेट निकालेंगे। आपको कहेगा सारे एरर्स इधर की तरफ है, इधर कम एरर है, तो इसको ऐसे हम पकड़ लेंगे, है ना, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे माइनस में हुआ, फिजिकल क्वांटिटी माइनस में थी, लेकिन हम इसका एरर तो ऐड ही करेंगे, वैसे ही तो होगा जैसे पिछले लेक्चर में बताया, सॉरी इस टॉपिक के पिछले पार्ट में बताया था। अब देखो F1 में एरर क्या है 0.3, इसका क्या है 0.4, इसका एरर क्या है 0.1, 0.8। तो फिजिकल क्वांटिटी एफ नेट क्या आ जाएगी, एफ नेट क्या है 2 प्लस माइनस 0.8 न्यूटन। तो इसकी लीस्ट वैल्यू देखो कहां तक पहुंची 1.2 न्यूटन। हाँ, लीस्ट इसमें से घटा दो, फिजिकल क्वांटिटी एफ नेट। हाँ, और हाईएस्ट कहां तक पहुंची 2.8 न्यूटन। हाँ, क्या 2.8 न्यूटन वेस्ट की तरफ हाईएस्ट हो सकती है? देखो जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे 4.4 न्यूटन और ये अपनी 1.1 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 5.5 न्यूटन, और ये अपनी लीस्ट पे हो, इसकी लीस्ट क्या होगी, इससे माइनस करके 2.7 न्यूटन, 5.5 माइनस 2.7, 2.8। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी इधर की तरफ, जब ये अपने मैक्सिमम पे और ये अपने मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो इधर वाली कम हो जाएगी ना, इधर वाली छोटी हो जाएगी, इधर ज्यादा हो जाएगी। अगर ये अपने मैक्सिमम पावर पे हो तो इसको इधर खिसका देगा। अब देखो इसी तरीके से आप लोग 1.2 न्यूटन कैसे ले सकते हो, मिनिमम, मिनिमम कब होगी, जब ये अपने मैक्सिमम पे 3.3 न्यूटन और इसका मिनिमम 3.6 और 0.9 न्यूटन हो, तो ये इधर क्या आ जाएगी 4.5 न्यूटन, और 4.5 न्यूटन इधर लगे और 3.3 इधर, तो वैल्यू क्या है 1.2 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो मिनिमम तो ये हो गई और मैक्सिमम 2.8। अच्छा, समझ में आया। ऐसी हम एक रेजिस्टेंस पे आपको सवाल देंगे जो मैं आपसे कहूंगा, ऑप्शंस दूंगा और आपको सॉल्व करना, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको रेंज वाले कॉन्सेप्ट से भी सिखा दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो चीज भी चल जाएगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं चलती आसानी से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6
होमवर्क में दे दूं? ये सब क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो ये लोग सीरीज में लगे हुए हैं भाई। ये क्या लगे हुए हैं, सीरीज में, कि यहां से आया और यहां से करंट मान लो यहां से निकल। फिलहाल ये सीरीज में लगे हैं और ये इसकी वैल्यू क्या है, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, इसकी वैल्यू R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, इसकी वैल्यू R3 प्लस माइनस डेल्टा R3 और इसकी वैल्यू है R4 प्लस माइनस डेल्टा R4 और इस रेजिस्टर की वैल्यू है R5 प्लस माइनस डेल्टा R5। अच्छा, और R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, फिजिकल क्वांटिटी जो R इक्विवेलेंट के बराबर है, मतलब क्या आएगी वो क्वांटिटी, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। अच्छा, अब आपको ऑप्शन चूज करना है। ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में मैं ऐसे डिस्कस भी करूंगा और सवाल भी करना है, ये नहीं कि जो मैंने दे दिया एक दो सवाल वही करके आ रहे हो बस। ठीक है, पहला ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन दूंगा सिग्मा नोटेशन में, चलो थोड़ा सा कंफ्यूज करना है आपको। ठीक है, बड़े बड़े ऑप्शन है इसके, नोट डाउन ढंग से करना। आर इक्विवेलेंट की फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, इन सबके एरर्स भी मैंने आपको दिए हैं। और ये कैसा है, सीरीज सर्किट, और सीरीज का फॉर्मूला जिनको याद नहीं, 9वीं 10वीं भूल चुके हैं, उन्हें याद दिला दूं कि सारे रेजिस्टेंसेस का सम होता है आर इक्विवेलेंट, R4 R5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या दूं, दूसरा क्या दूं और तीसरा ऑप्शन क्या दूं। ऑप्शन है पार्ट्स नहीं दे रहा, कहीं सोच रहे पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको दिया, आर इक्विवेलेंट का फिजिकल क्वांटिटी आर इक्विवेलेंट निकालनी है। अच्छा चलो सिग्मा नोटेशन देते हैं, I is equal to 1 to 4 R I plus physical quantity delta R I is equal to 1 to 5। चलो ठीक है, ऐसे दूसरा देते हैं, I is equal to 1 to 5 R I plus physical quantity delta R I is equal to 1 to 5। अच्छा, और तीसरा देते हैं सिग्मा नोटेशन, I is equal to 1 to 5 RI प्लस माइनस फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा RI I is equal to 1 to 5। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीस। तो इसको एक बार सॉल्व करना, इसको एक बार सॉल्व करना अपने अलजेब्रा के तरीके से, इसको एक बार सॉल्व करना अपने अलजेब्रा के तरीके से और दूसरी बार करना अपने डिफरेंशिएशन के तरीके से, और मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा आंसर सही है। अगले लेक्चर की शुरुआत इसी सेम सवाल से मैं करूंगा, यही सेम सवाल लूंगा, साइड हुआ तो क्वेश्चन की फोटो खींच के रख लो यार, ऑप्शन कमेंट में बताना और कौन सा बताना कि ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन में से कौन सा सही है और क्यों सही है और कौन सा गलत क्यों है, और इसको पूरा सॉल्व करके देखना, एक बार डिफरेंशिएशन से, एक बार अलजेब्रा वाले जो रटे रटाए फॉर्मूला होता है उससे। ठीक है, डिफरेंशिएशन से अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करने की और अलजेब्रा से समझने के लिए कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें किसी चीज को। ठीक है, सिग्मा नोटेशन का मैंने बेसिक ही बताया था यहाँ पे।